हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। अगर आप एमपीपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम है ये होने वाली है 25 जुलाई को, और इसके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोजगार और निर्माण का जो नया अंक प्रकाशित हुआ है 19 से लेकर 25 जुलाई तक का। तो इसका संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे हम इस वीडियो में। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछला सप्ताह देखते हैं तो 10 जुलाई की न्यूज़ है। नौसेना अड्डों पर 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका चीन और यूरोपीय देशों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। यूरोपीय संसद ने चीन के बीजिंग में वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इसके बाद है अमेरिका की सेना ने एक ऐसी गोली यानी दवा की खोज की है, उसको बनाया जाएगा जो कि उम्र का बढ़ना रोक देगी और जख्म को भी जल्दी भर देगी। इसके बाद 21 जुलाई की न्यूज़ है। इसरो अगस्त में जियो इमेजिंग सैटेलाइट भेजेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण गतिविधियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसरो अगस्त माह में जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं। सोशल मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वेच्छा से रोक दिया है। 12 जुलाई की न्यूज़ है। G20 देशों में 15% ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स की सहमति बन गई है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की समूह G20 के सदस्य के बीच न्यूनतम 15% ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स पर सहमति बनाई गई है अभी हाल ही में। इसके बाद है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के जंगलों में लगी आग से भयावह रूप धारण कर लिया है। जंगलों में लगी आग अब कैलिफोर्निया के रिहायशी इलाकों में पहुंच गई है। इसके बाद है 13 जुलाई की न्यूज़, जहां पे बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में DRDO कहते हैं, इन्होंने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। इसके बाद आगे देखते हैं। UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें परीक्षा केंद्र बदलने का एक और मौका दिया है। इसके बाद 14 जुलाई की न्यूज़, क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो सकेगी IBPS की क्लर्क की भर्ती परीक्षा। तो जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं इनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है ये। सार्वजनिक क्षेत्रों और सरकारी बैंकों में क्लर्क भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो सकती है। इसके बाद आगे देखते हैं। इराक में एक अस्पताल में कोविड वार्ड में आग लगने से 90 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। क्यूबा में पिछले दिनों में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद क्यूबा सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। 15 जुलाई की न्यूज़ है। DRDO और AICTI ने शुरू किया एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी कोर्स। तो भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसके बाद आगे देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के बीच भारत ने चीन से 2 टूक शब्दों में कहा है कि LAC पर बदलाव मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके बाद 16 जुलाई की न्यूज़ है। NTA ने JEE मेन के चौथे सेशन के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। तो अब ये जो नई तिथि है ये 26, 27 तथा 31 अगस्त और इसके साथ ही 1 तथा 2 सितंबर 2021 को आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दुनिया में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू होने की आशंका जताई है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एधनोम ने गेब्रेयेसस में कहा कि विश्व कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती दौर में आ गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डे वाला टॉपिक बताया गया है। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस डे यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो जो हेपेटाइटिस की समस्या होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हर साल 28 जुलाई को लोगों को बताया जाता है कि हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा थीम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस साल इसके लिए थीम रखी गई है हेपेटाइटिस कांट वेट। ठीक है, थीम आपको याद रखनी है हेपेटाइटिस कांट वेट। और इसके बाद देखते हैं हेपेटाइटिस होते कितने प्रकार के हैं। तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस A, इसके बाद हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E। तो आपसे एग्ज़ाम में हेपेटाइटिस के प्रकार भी पूछ सकता है और आपको थीम याद रखनी है और आपको डेट याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखिए मातृ वंदना योजना की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना थी क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं तो उनकी गर्भ अवस्था के दौरान वो काम तो कर नहीं सकती,
तो वो आर्थिक उनकी जो स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वो पैसे नहीं कमा पाती हैं, तो उनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही थी। तो यही योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और इसको इम्प्लीमेंट करने में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा है। 21 जून 2021 तक मध्य प्रदेश में लगभग 23,07,880 गर्भवती महिलाओं को 991 करोड़ रुपए और 89 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश रहा है। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं सिरिसा बंदला। तो ये भारतवंशी हैं, इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और वर्जिन गैलेक्टिक के रॉकेट प्लेन में ये सवार थी। 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थी जिन्होंने कंपनी के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन के साथ न्यू मैक्सिको में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद है सबसे बड़ी सौर ज्वाला। अटलांटिक के ऊपर अभी हाल में ब्लैकआउट हुआ था, तो सनस्पॉट AR 2838 ने विकिरण के शक्तिशाली विस्फोट के रूप में बीते 4 साल की सबसे बड़ी सौर ज्वाला उत्सर्जित की है। इसे X1.5 क्लास के तौर पे पहचाना गया है। फिर है नेहा पारिक। तो नेविगेशन ऐप है जिसका नाम है वेज। तो वेज की CEO बनी है भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक। फिर है दुनिया का सबसे ऊंचा घोड़ा जिसका नाम था बिग जैक। हाल ही में इसका निधन हो गया है। ठीक है, इसकी उम्र 20 वर्ष थी। इसकी ऊंचाई थी 6 फीट 10 इंच और ये दुनिया का सबसे ऊंचा घोड़ा था। फिर है यहाँ पे वंडी वर्मा। तो नासा के मिशन मंगल के तहत परसिवरेंस रोवर की कमान संभालने का गौरव वंडी वर्मा ने हासिल किया है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे है वैली फंक। तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार है। अमेजन के जेफ बेजोस के साथ 20 जुलाई को 82 साल की वैली फंक भी अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। इसके लिए उन्होंने $28 मिलियन चुकाए हैं और वैली अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे उम्रदराज महिला होंगी, इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है सालिना डी कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतवंशी सालिना डी कुमार को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिशिगन के संघीय जज पद के लिए नामित किया है। इसके बाद है ब्रिटनी स्पीयर्स। मशहूर अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर अपने पिता जेमी स्पीयर्स के साथ चल रहे कंजर्वेटरशिप मामले में कोर्ट के केस हार गई हैं। इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इन्होंने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। अभिमन्यु मिश्रा ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। 12 वर्ष के हैं, ये चेस प्लेयर हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं चेस के। नाम याद रखिएगा, अभिमन्यु मिश्रा। और इनकी जो उम्र है ये 12 साल 4 महीने और 25 दिन की है। फिर है यहाँ पे एक जहाज़ सोमानियो। ठीक है, सुपर यॉट डिज़ाइनर ने 2024 में लॉन्च होने वाले 728 फीट लंबे एक जहाज़ सोमानियो की योजना का खुलासा किया है। तो ये सबसे लंबा जहाज़ होने वाला है सोमानियो, याद रखिएगा नाम। आगे बढ़ते हैं एयर कार। तो लंदन में एयर कार की फ्लाइंग का प्रदर्शन किया गया है हाल ही में, यह आप फोटो में देख सकते हैं। फिर है जिल बाइडेन। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन वोग के कवर पेज पर दिखाई देंगी। अगस्त के अंक में 6000 शब्दों में जिल की प्रोफाइल दी गई है। फिर है एडा मोहम्मद, ये 7वीं बार ओलंपिक खेलेंगी। हंगरी की तलवारबाज एडा मोहम्मद 7वीं बार ओलंपिक खेलों में भाग लेंगी। इसके बाद है साजिद जाविद। तो ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री मैट हैनकॉक ने स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते साजिद जाविद को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो ये ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं। फिर हैं अमिका जॉर्ज। भारतीय मूल की 21 वर्षीय अमिका जॉर्ज पिछले 4 वर्ष से अपनी हम उम्र लड़कियों की परेशानी दूर करने के लिए काम कर रही हैं, जिनका नतीजा है कि ब्रिटिश सरकार ने पिछले साल शैक्षणिक संस्थानों में लड़कियों को माहवारी के दिनों में काम आने वाला सामान मुफ्त दिलाने का बंदोबस्त किया है और इसके लिए जॉर्ज को इस वर्ष ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद है एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है एप्पल डेली। तो हांगकांग का काफ़ी ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर था ये, हाल ही में इसे बंद कर दिया गया है और इसका जो अंतिम प्रिंट संस्करण था ये हाल ही में प्रकाशित किया गया था, जिसे लेने के लिए होड़ मच गई थी। इसके बाद आगे देखते हैं दीपक काबरा। तो ये पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं। ठीक है, तो दीपक काबरा का नाम है आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिर है डॉक्टर मीना शेषमणि। स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर मीना शेषमणि को अमेरिका में सेंटर फॉर मेडिकेयर का निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर है शेर बहादुर देवबा। ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देवबा ने नेपाल में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया है। आगे देखते हैं स्मृति शेष। तो हैती में राष्ट्रपति मैसे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हैती में 53 वर्षीय राष्ट्रपति जोवेनल मैसे की उनके निजी आवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री रामसफेल्ड का निधन हो गया है। इराक पर 2003 के अमेरिकी हमले और कब्जे के सूत्रधार अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रामसफेल्ड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
फिर देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डे बताया गया है, 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। ठीक है, जो शतरंज का खेल होता है उसको सम्मान देने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। डेट आपको याद रखनी है। और 20 जुलाई ही क्यों चुना गया है? क्योंकि जो शतरंज की वैश्विक नियामक संस्था है जिसका नाम है FIDE यानी कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924 को। इस कारण से 20 जुलाई डेट चुनी गई है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में की गई थी। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुजान में स्थित है। अब बात चेस की हो रही है तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ले लेते हैं चेस से, क्या कुछ एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले कौन कौन से वर्ड होते हैं जो चेस में यूज़ होते हैं? तो चेक, चेकमेट, स्टेलमेट, कैसल, कैसलिंग, बिशप, ब्लिट्ज, प्यादा, ग्रैंड मास्टर जैसे शब्द शतरंज से जुड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे चेस बोर्ड में 8x8 की ग्रिड में 64 काले व सफ़ेद चौकोर खाने होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आपने चेस बोर्ड देखा होगा। इस खेल में टोटल 32 मोहरें होती हैं, जिसमें से 16 मोहरें एक तरफ और 16 मोहरें एक तरफ होती हैं, यानी 16 वाइट होती हैं और 16 ब्लैक होती हैं, जिनमें से एक किंग, एक क्वीन, 2 रुक्स, 2 बिशप, 2 नाइट और 8 पॉन्स होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं चेस से रिलेटेड। तो आइए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखना शुरू करते हैं, क्योंकि MPPSC का एग्ज़ाम अगले ही सप्ताह है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के। तो आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले खेल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो विराट कोहली ने कितनी बार ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? 3 बार। इनमें से किस वर्ष ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं जीता है, तो 1950 में नहीं जीता है। वर्ष 2010 में किस शहर में विंटर ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैंकूवर। रियो ओलंपिक में पुरुष वर्ग में पेंटाथलॉन स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर लेसन। इनमें से किस खिलाड़ी के नाम वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन गुप्टिल। इनमें से कौन सा मुक्केबाज टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए नहीं खेलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेंदर सिंह। हाल ही में इनमें से किस ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में रद्द कर दिया गया है? हाल ही में इनमें से किस ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को रद्द कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। मोनिका सेलेस ने टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम के एकल खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। मीराभाई चानू टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। सचिन तेंदुलकर ने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। वर्ष 2019 में किस देश ने यूरो अंडर 21 का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। क्रेमलिन कप किस खेल का प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। किस देश के नाम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोना हालेप। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह, और यहीं ध्वजवाहक भी होंगे भारतीय दल के। दिग्गज फुटबॉलर वेल्सले स्नाइडर किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। इसके बाद है सौरभ चौधरी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मीटर एयर राइफल में। वर्ष 2019 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन युफेई। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद नबी। फिर है इस वर्ष किस क्लब ने ला लीगा का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलेटिको मैड्रिड। वर्ष 1996 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटा। फिर है सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कितने गोल किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74। टोक्यो ओलंपिक के दौरान किस खेल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है स्केट बोर्डिंग। इसके बाद देखते हैं आगे सामान्य ज्ञान के कुछ MCQ। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल।
फिर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रियंक कानूनगो। फिर है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के तहत। निम्न में से संवैधानिक निकाय कौन है? तो इसका राइट आंसर है CAG। इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत गठित निकाय कौन सा है? अनुसूचित जाति आयोग। फिर है निम्न में सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो D केंद्रीय सतर्कता आयोग 2006 सुमेलित नहीं है। फिर है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 22 अगस्त 2005। 102वां संविधान संशोधन एक्ट 2018 किस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग को। फिर है मध्य प्रदेश से संबंधित निम्न आयोग व उनके स्थापना वर्ष में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर D राज्य महिला आयोग 22 अगस्त 2005 ये सुमेलित नहीं है। फिर है मध्य प्रदेश के निम्न संस्थान व उनके स्थापना वर्ष में असंबद्ध है। यहाँ पे C आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो 1985। फिर है संविधान के अनुच्छेद 243 झा के तहत गठित संस्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है A राज्य वित्त आयोग। फिर है इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय कब बना था? 1993 में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? NV लोहानी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोस वारकर। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। महिला बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? 43। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग कब गठित हुआ था? 1995 में। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? राजनीतिक दलों की मान्यता देना। फिर है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन का अधिकार किसे है? राज्यसभा को। जनता के रुपयों का रखवाला कौन है? CAG। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र में। आगे देखिए, मध्य प्रदेश PSC के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इतिहास से रिलेटेड। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न, सिंधु सभ्यता तो प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में इस सभ्यता का अस्तित्व था। इसे सैंधव सभ्यता या नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर है हड़प्पा सिंधु सभ्यता में अस्तित्व में रखने वाला प्रमुख नगर था। सन 1921 में दयाराम साहनी और मध्य स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के प्रमाण खोजे थे। फिर है कालीबंगन, इसे कालीबंगा भी कहा जाता है। कालीबंगन सिंधु सभ्यता में अस्तित्व रखने वाला प्रमुख नगर था। सन 1953 में BB लाल और BK थापर ने कालीबंगन के अस्तित्व का पता लगाया था। फिर है वेद, भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद का अर्थ है ज्ञान। महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास ने वेदों के संकलन कार्य किया था। यह 4 भागों में विभाजित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। फिर है पुराण, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना कार्य में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसकी संख्या 18 है। फिर है गोत्र, वंश की जानकारी देने के उद्देश्य से उत्तर वैदिक काल में गोत्र की उत्पत्ति हुई। आरंभ में 7 गोत्र प्रतिपादित किए गए थे, आत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। फिर है दशयज्ञ युद्ध, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशयज्ञ युद्ध का उल्लेख प्राप्त हुआ है। यह युद्ध परुषाणी नदी, जिसका आधुनिक नाम है रवि नदी, इसके तट पर सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ था। फिर है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त हुआ है। मान्यता है कि इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई थी। फिर है कण्व वंश, इसे कान्व या कान्वयन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की थी। इसके बाद कालिदास, महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। फिर है बाणभट्ट, इनके बारे में देखते हैं आगे। बाणभट्ट पुण्यभूति वंश के महान राजा हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। हर्षचरित और बाणभट्ट की आत्मकथा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर है सेन वंश, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन
ने राण नामक जगह पर की थी। तत्कालीन समय में उन्होंने नादिया नामक जगह को अपनी राजधानी बनाया था। फिर है वैदिक कालिक समाज। ऋग वैदिक कालीन समाज घुमक्कड़ प्रजाति का था। यह जगह परिवर्तन करते रहते थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्थायित्व आना शुरू हुआ। कृषि और व्यापार इस काल में पहले से उन्नत अवस्था में होने लगे। फिर है वराह मिहिर। वराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। फिर है वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी में वर्मन वंश की स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी। इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिष थी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए ये जो प्रश्न हैं काफ़ी बड़े हैं, आपको आइडिया लगेगा किस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। तो इसकी जो PDF है आपको लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी उससे अगर पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? आँख से। निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश आगरा इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड देहरादून ये वहाँ की कैपिटल है, पटना बिहार की कैपिटल है, रांची झारखंड की कैपिटल है, लेकिन आगरा जो है ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। फिर है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इनमें से कोई नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोलीजे सोराबजी, ठीक है, सोलीजे सोराबजी हैं। फिर है भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है सिक्किम। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी यह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। भारत में GST के प्रकार हैं, केंद्रीय GST भी है, राज्य GST भी है और एकीकृत GST भी है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बाहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। हाल ही में इनका निधन हो गया था, इसलिए यह अभी रिसेंट में न्यूज़ है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1930 में। फिर है यहाँ पे सूची वाला क्वेश्चन, आपको एक तरफ सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको वहाँ से मैच करना है। तो सूची 1 में है बीमारी दी है, सूची 2 में प्रभावित अंग दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पीलिया से क्या प्रभावित होता है? पीलिया से प्रभावित होता है आपका यकृत। फिर है डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होता है? आपका गला। फिर है अतिसार से आपका क्या प्रभावित होता है? आंत का अनुभाग। और टाइफाइड से होती है आपकी आंत। तो ए के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? 4, बी के लिए हो गया 3, और सी के लिए हो गया 2 और डी के लिए हो गया 1। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक सूची में दिया हुआ है परमाणु संयंत्र के नाम, दूसरे सूची में दिए गए हैं राज्य। तो इसमें देखिए क्या होगा, तारापुर परमाणु स्टेशन ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए। फिर है काकरा पावा परमाणु पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। फिर है नरोरा परमाणु स्टेशन, ये है उत्तर प्रदेश में। और कैगा परमाणु स्टेशन जो है ये है कर्नाटक में। तो ये हो गया डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। फिर यहाँ पे एक सूची में संस्था का नाम दिया है, दूसरी सूची में मुख्यालय का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे है? जिनेवा में। फिर है खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? रोम में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये है वॉशिंगटन DC में। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये है लंदन UK में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर है ई-कॉमर्स का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर है EDI का अर्थ क्या है? EDI का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ई-कॉमर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कारोबार इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, सही है। उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा दी जाती है, ये भी सही है। इस कारोबार में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का उचित लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो सभी सही हैं। फिर है EFT का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। निम्नलिखित में से कौन सा सूचनाओं का भंडार गृह है? इंटरनेट। शब्द संक्षेप LED का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर ने मानव की क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान के जिस नई शाखा को जन्म दिया है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो यह है सूचना प्रौद्योगिकी। वह सूचना जो किसी बाह्य स्रोत से आती है तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उसे क्या कहा जाता है? वो होता है आपका इनपुट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले माउस टेक्निक क्या है?
तो राइट क्लिक के द्वारा चेक किया जाता है। इसके बाद है 1024 किलोबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट होता है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल से। फिर है आगे, निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर बड़ौदा गुजरात में अवस्थित है, ये गलत है। जो सुनामी सेंटर है ये हैदराबाद में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, तो असम भी लगा है, पश्चिम बंगाल भी लगा और त्रिपुरा भी लगा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर। इसके बाद है अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रेपो दर यानी कि रेपो रेट कहा जाता है। फिर है टॉयलर पुरस्कार का संबंध किससे है, पर्यावरण से। ब्रिक्स में शामिल देशों के नाम क्या हैं, तो देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नाम से ही आपको पता चल रहा है। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। फिर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल सूचकांक है, ये भी सही है। और जो ऑप्शन नंबर सी है, भारत में कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। फिर है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 1972 में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, तो कोफी अन्ना नहीं है, मारिया एस्पिनोसा भी नहीं है और तिजानी मोहम्मद बंदे भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। फिर है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। फेम इंडिया योजना का संबंध किससे है, तो देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण तथा उनके तेज़ी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने में। फिर है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, ठीक है। फिर है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट बनाना, इसको क्या कहा जाता है, ये क्या कहलाता है, तो ये होता है शून्य आधारित बजट। फिर है भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था लागू है, तो मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है और मिजोरम में भी है। फिर है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की उस योजना का नाम क्या है जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, तो इसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बाद देख लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे करंट अफेयर। तो जो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन है अब ये दर्शकों के बिना ही होगा, कोविड के कारण ऐसा कदम उठाया गया है। इसके बाद है यूएफए यूरो कप, ठीक है। तो इटली ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में हरा के जीत लिया है 2021 का यूएफए यूरो कप, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। गोल्डन बूट दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इसके बाद नीचे देखते हैं, महमूदुल्लाह जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फिर है जो सर्जियो रैमोस हैं, ये पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलेंगे, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुटबॉल का टूर्नामेंट है जिसे कोपा अमेरिका कप कहा जाता है। तो अर्जेंटीना ने जीता है इस साल का कोपा अमेरिका कप, और लियोन मेसी की जो इंतज़ार था उनके लाइफ टाइम में, उन्होंने कभी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता था, तो उनके लाइफ में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। उनकी टीम ने जीत लिया है पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसका नाम है कोपा अमेरिका कप। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा के जीता है कोपा अमेरिका कप 2021 का। इसके बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा जी का निधन हो गया है, जो कि 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी भारत की टीम, वहाँ के हिस्सा थे। फिर है विंबलडन 2021, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में, उन्हीं में से एक है विंबलडन। तो इस साल का जो पुरुष एकल का खिताब है इसे जीते हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच जीते हैं पुरुष एकल का खिताब, और जो महिला एकल वर्ग का खिताब था इसे जीती हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, मेनली यही पूछा जाता है, ठीक है। पुरुष एकल में जीते हैं नोवाक जोकोविच और महिला एकल में जीती हैं एशले बार्टी। फिर यहाँ पे देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं समीर बनर्जी, इन्होंने विंबलडन में शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत लिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, हर महीने जो प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, तो एक मेंस में दिया जाता है, एक वुमेंस में दिया जाता है। तो न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे को जून 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है,
और इंग्लैंड की सोफ़ी एक्लेस्टोन, ठीक है, सोफ़ी एक्लेस्टोन को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जून 2021 के लिए। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे देखिए भारत को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है। तो 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली है उसकी मेज़बानी भारत करेगा। और आईसीसी के सीईओ मनु साहनी थे, इनको उनके पद से हटा दिया गया है। फिर नज़र डाल लेते हैं सामयिकी पर। तो अदन की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे कौन? जापान और ब्रिटेन। याद रखिएगा, जापान और ब्रिटेन अदन की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। इसके बाद भारत के जो विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर जी, ये हाल ही में जॉर्जिया के दौरे पे गए हैं और ये पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं जो कि जॉर्जिया दौरे पे गए हैं। तो इस यात्रा के दौरान इन्होंने 394 साल बाद जो जॉर्जिया की महारानी थी सेंट केतेवन, उनके अवशेष को वहाँ की सरकार को सौंपा है। तो ये जो अवशेष थे ये गोवा में 2005 में मिले थे और हाल ही में 394 वर्ष बाद ये जो अवशेष हैं ये जॉर्जिया के जो सरकार है उनको सौंप दिए गए हैं। आगे देखते हैं अमेरिका की न्यूज़। 150 दिन में 300 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है अमेरिका ने। फिर है इंडोनेशिया में कोविड के नए वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी है। यहाँ पे अमेरिका और कनाडा का न्यूज़ है। जलवायु विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल का कहना है कि अमेरिका एवं कनाडा के कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की गई भयंकर हीट वेव जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थी वो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। फिर है कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ पे अजरबैजान के तट पर आकाश में ही दिखा आग का गोला। ये सब तो ऐसे ही न्यूज़ हैं, ये एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, एक बार आपको बता देता हूँ। फिर है यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का सैन्य अभियान है ये 31 अगस्त को समाप्त होगा। हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन जी, उन्होंने घोषणा की है कि अफ़गानिस्तान में करीब 20 साल से जारी अमेरिका का सैन्य अभियान 31 अगस्त को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर रूस ने एस्टोनिया के वाणिज्य दूत को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में एस्टोनिया के वाणिज्य दूत को कथित तौर पर एक गोपनीय दस्तावेज लेते हुए पकड़ने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इस अंक में हमने 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक का जो अंक प्रकाशित हुआ इसका संपूर्ण विश्लेषण देखा और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे एमपीपीएससी से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।